हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। इस वाले वीडियो के अंदर हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। तो पिछला वीडियो जो था हमारा इस टॉपिक के ऊपर, उसके अंदर हमने कवर किए थे डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल। उसके बाद हमने देखा था बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने देखा था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनके अलावा हमारे पास 4 डिस्ट्रीब्यूशंस और बचते हैं जिनको हमें पढ़ना है डिस्क्रीट वाले केस के अंदर। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम इन 4 में से 2 को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव बायनोमियल को। ओके, इस वीडियो में हम इन 2 टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, दैट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, कैसे इसका अराइजल हुआ, कैसे मतलब क्या फॉर्म होती है इसकी। तो सबको याद होगा कि हमारे पास एक चीज थी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अगर हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा देखते हैं कि अगर मेरे पास ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके 2 पैरामीटर थे n, p। ओके, जब हमने इसको पढ़ा था तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि n बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी समथिंग लाइक फेयरली इनफ। ओके, तो इस फेयरली इनफ को मैंने कुछ जस्टिफाई नहीं किया था, लेकिन बोला था कि इन जनरली लेस देन 30 को हम ले लेते हैं। इन जनरल, ठीक है, पर्टिकुलर नहीं है कि 30 से छोटा ही होगा, मतलब इन जनरल लेस देन 30 को हम बोल देते हैं कि हाँ ज्यादा बड़ा नहीं है, इट्स ऑन एन एवरेज ए करेक्ट नंबर। ओके, फिर मैंने बोला था पी के बारे में कि जो पी हमारे पास होता है इट मस्ट नॉट कन्वर्स टू 0 और 1। ठीक है, कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी उसको हम 0 या फिर 1 के ऊपर कन्वर्स नहीं करवा सकते थे। अगर वो केस हो जाता था तो हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता था। तो सिंपल सी बात है कि वहां पे हमने देखा कि पी 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, उनको कन्वर्ज नहीं करना चाहिए, और एन की वैल्यू कुछ मतलब एक फाइनाइट नंबर जो कुछ दिखे, मतलब ज्यादा बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। अब बात आई, किसी ने देखा कि अगर मेरा कुछ ऐसा ही केस होता है, मान लेता हूं कि एन की जो वैल्यू है ये बहुत ही बड़ी हो जाए और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम हो जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने एग्जांपल लिया, ठीक है, एग्जांपल उठा लेते हैं कि मेरे पास ये रोड है। ओके, ठीक है, इस रोड के ऊपर इधर से भी व्हीकल्स आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट कोई देखना चाहे, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल क्या हो गया, एक रोड के ऊपर कितना ट्रैफिक है सिंपली। ठीक है, जो ट्रैफिक होगा हमारे पास वही बेसिकली एन को जनरेट करेगा। ये हो सकता था यहाँ पे 500 व्हीकल क्रॉस कर गए हो, मतलब 1 घंटे के अंदर अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक टाइम के ऊपर मैंने देखा कि 500 व्हीकल चले गए, फिर एक और टाइम पे देखा मैंने 1000, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो एन हो गया दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो हो गया कि एन वो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया कि रोड के ऊपर कितने भी व्हीकल्स आ सकते हैं। ठीक है, इसी को देखते हुए हम रोड्स को बनाते हैं कि रोड, तुमने देखा होगा कि मतलब दिल्ली वाला एरिया है वहां पे मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। ठीक है, अब आओ कि सीधा मेरे गांव आओगे, अगर मेरे गांव आओगे तो यहाँ पे तो ट्रैफिक नहीं होगा ना। लाइक तुम देखोगे यहाँ से एक ट्रैक्टर गया तो इधर से एक बाइक आ गई, बीच में से एक ऊंट आ गया। ठीक है, तो इतना ट्रैफिक नहीं है, लाइक रोड खुला होता है। लेकिन तुम दिल्ली में जाओगे तो वहां पे क्या, तुम्हारे पास बहुत सारा ट्रैफिक होता है। लेकिन अगर हम सक्सेस को काउंट करते हैं कि और सक्सेस रेट, सक्सेस इज इक्वल टू एक्सीडेंट। ठीक है, कोई बोल दे कि यार मैं बैठ के देख रहा हूँ, मेरे को देखना एक्सीडेंट कैसे होता है, ठीक है, मैं सक्सेस मानता हूँ कि हाँ एक्सीडेंट हो गया वो मेरे लिए, यस फाइनली आई गॉट समथिंग। हाँ, तो अगर मैं नंबर ऑफ सक्सेस को अगर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट्स जितने हो रहे हैं इनको अगर हम सक्सेस बोल देते थे, तो अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है उस टाइम में भी हमारे पास एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। सो बेसिकली जो यहाँ पे पी हो गया दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज नियरली इक्वल टू 0। ओके, हो सकता है इट इज लाइक 0.001, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। और एट द सेम टाइम हमारे पास व्हीकल्स कितने क्रॉस कर गए, एन इज वेरी लार्ज, मान लेते हैं 1000 क्रॉस कर गए। ठीक है, तो एन बहुत बड़ा हो गया और हमारे पास एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो कुछ ऐसा जब हमारे पास सिचुएशन जनरेट हो जाती है तो उसको हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सोल्व नहीं कर सकते, वी हैव टू अप्लाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसको किस फॉर्म में करेंगे, एक एग्जांपल ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा गांव है, ठीक है, या फिर तुम्हारी सिटी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वहां पे तुम देख रहे हो कि हमारे आसपास में, मतलब अगर मैं तुमसे रैंडमली पूछूं कि यार तुमने लास्ट टाइम तुम्हारे एरिया के अंदर किसी बंदे को या किसी बंदी को सुसाइड करते हुए कब सुना था, ठीक है, किसी ने सुसाइड किया हो, तुम्हें ये देखना है कि उसने सुसाइड किया था नहीं किया था, कब किया था। तो अगर हम देखें कि एक एरिया हमारे पास है, ठीक है, इस एरिया के अंदर मान लेते हैं 10,000 लोग रह रहे थे। अब इन 10,000 में से सुसाइड कितने लोगों ने किया होगा, नियरली 0।
ठीक है, कुछ ऐसा केस होता है, मतलब सुसाइड करते हैं लोग, कर लेते हैं कि हाँ यार मर जाता हूँ मैं, एग्जाम में फेल हो गया, मर जाते हैं। भाई क्यों मरना है, ठीक है, एक एग्जाम में फेल हो गए कोई बात नहीं, अगले में आ जाओगे, उसमें भी फेल हो गए तो कोई बात नहीं, उससे आगे मतलब फेल तो होना इज ए पार्ट ना। तो लोग मतलब लोग जनरली सुसाइड कर लेते हैं, मतलब जनरली नहीं करते लेकिन हाँ बहुत कम कर लेते हैं। तो ये भी हमारे पास एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आएगा कि जहाँ पे हमारे पास एन बहुत ज्यादा थे, कि लोग बहुत ज्यादा थे, वहाँ पे सक्सेस को मैंने काउंट कर दिया कि सुसाइड से, और फेलियर को काउंट कर दिया कि जिंदा रह गया। ठीक है, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा लेकिन प्रैक्टिकल है ये। ओके, तो जो इस फॉर्म में केस होते हैं कि जहाँ पे एन की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी और पी की वैल्यू बहुत ही कम होगी, ऐसे केसेस को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल सम किस फॉर्म में इक्वेट कर रहे हैं, फिर किस वे में डिराइव कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो x था वो बाइनोमियल को फॉलो कर रहा था, सच दैट विद पैरामीटर np। ओके, अब इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ, सो दैट थिंग विल बी ncx p रेज टू द पावर x 1 माइनस p रेज टू द पावर n माइनस x। ओके, अभी हमने देखा कि अगर हमारा p टेंडिंग टू 0 होगा एंड n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, इन दैट केस हम पॉइजन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसी चीज को लेके आएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिमिटिंग केस लगा दूं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड p टेंडिंग टू द वैल्यू 0, इन दैट केस हमारे पास जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, दिस विल फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा। ओके, अब ये लैम्डा क्या होता है, दिस लैम्डा इज बेसिकली np। ओके, तो इस चीज को हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि जब हम लिमिटिंग केस ले रहे होते हैं, सो लिमिट n tending to infinity, p tending to value 0 and np tending to the parameter lambda, ncx p raised to the power x q raised to the power n minus x, this will become like e raised to the power minus lambda lambda raised to the power x divided by x factorial। जो हमने पढ़ा कि दिस इज द पीएमएफ ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ देखा कि हमने बाइनोमियल से ही पॉइजन को डिराइव किया, किस फॉर्म में किया, जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा और p टेंडिंग टू 0 होगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर आ गया लैम्डा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो x रैंडम वेरिएबल होगा, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो सिंपली मैंने बोला कि अगर ये बाइनोमियल से ही आया होगा, ठीक है, तो अगर बाइनोमियल से आया तो बाइनोमियल में क्या था, बाइनोमियल बर्नौली से आया था, तो वहां पे क्या था, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। अब इसमें क्या था, ये सक्सेस एंड फेलियर, इनको हम नंबर ऑफ सक्सेस काउंट करते थे इन एन ट्रायल। सो बेसिकली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि इन एन ट्रायल्स हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सक्सेस कितने रहे। दैट मीन्स ये हो सकते थे 0, 1 एंड सो ऑन। ठीक है, एज यहाँ पे क्या हो गया, वहां पे क्या था, बाइनोमियल में था n तक जाता था, अब यहाँ पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, दैट मीन्स यहाँ पे 0, 1 एंड सो ऑन इंफिनिटी के साइड में जाएंगे। ठीक है, अपर बाउंड नहीं होगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसका हमने देखा कि पीएमएफ कैसे होता है, इसको हम किस फॉर्म में पढ़ते हैं या फिर क्यों पढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो हमने जैसे पीछे देखा कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी, बस इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो अभी मैंने यहाँ पे जो चीज समझाई है ये चीज पता होनी चाहिए। इसके बाद तुम्हें इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के अंदर हमने क्या बोला था कि हमें एक्सपेक्टेशन के बारे में पता होना चाहिए, वेरिएंस के बारे में पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशन पता होना चाहिए कि हाँ भाई किस फॉर्म में क्या हो रहा होगा। उसके बाद हमने क्या देखना था, एमजीएफ देखना होता था। ठीक है, और मोर ओवर हम देख सकते थे कि हम मोड देख लेते थे। ठीक है, कुछ ये चीजें देखते थे। तो इसके केस में भी हम देखते हैं कि अगर मेरे पास x था, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा था विद पैरामीटर लैम्डा, इन दैट केस हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी, दैट थिंग विल बी लैम्डा। ओके, एंड वेरिएंस विल बी लैम्डा, वेरिएंस ऑफ x विल बी लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पे मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बाइनोमियल वाले केस के अंदर, तो बाइनोमियल में हमने पढ़ा था कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होता था दैट वाज np, और जो वेरिएंस होता था दैट वाज npq। ओके, अब जो p था हमारे पास ये एक फ्रैक्शनल नंबर होता था। सो इन जनरली अगर np के वैल्यू सम k वैल्यू आ गई, ठीक है, मान लेते हैं कोई हमें पर्टिकुलर वैल्यू दे दी k, तो इस चीज को हम लिखेंगे k। सो k डॉट q, अब q क्या होगा, ये भी एक फ्रैक्शनल नंबर होगा। तो अगर हम किसी k नंबर को फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और भी छोटा हो सकता है। इन दैट केस यहाँ पे हमें पता चला था कि वेरिएंस ऑफ x इज लेस देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x।
ठीक है, ये चीजें याद रखनी होंगी कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे हमारा वेरिएंस एक्सपेक्टेशन से कम होता है तो हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहाँ पे वेरिएंस इक्वल टू मीन होता है दैट थिंग इक्वल टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो सबसे पहला नोट तो यही था इसकी ये प्रॉपर्टी। इसके बाद हम बात करें इसके एमजीएफ की, तो उसको हम लिखते थे एमएक्सटी। तो बायनोमियल के केस में हमने देखा था क्या होता था बर्नौली के केस में, तो यहाँ पे भी देखेंगे। सो दिस थिंग इन दिस केस विल बी डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर लैम्डा, सो दिस विल बी e raised to the power lambda e raised to the power t minus 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका एमजीएफ होता है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, मतलब एमजीएफ काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब मैंने पढ़ाया था एमजीएफ के बारे में तो भी मैंने बोला होगा कि अगर एमजीएफ को हम याद रखते हैं तो उसके ऊपर डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में बैठोगे उसमें पक्का आएगा कि कहीं ना कहीं पे एमजीएफ की डायरेक्ट यूज होगा, कि अगर एमजीएफ याद होगा तो सीधा अप्लाई कर सकते हो। हाँ, कुछ इस फॉर्म में होगा। इंडिपेंडेंसी के केस में आ गया, हमने देखा था कि एमएक्सटी अगर हम देखते थे कि अगर मेरे पास x1 x2 डॉट 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 xn ये सब अगर इंडिपेंडेंट होते थे तो हमने देखा था समेशन एक्स आई टी किसको फॉलो करेगा या फिर क्या होगा, ये चीज हमने देखी थी। तो ये सब प्रॉपर्टीज अगर याद होंगी तो चीजें काफी सोल्व हो जाती हैं, काफी इजी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी होती। तो यहाँ पे कुछ ये 3 प्रॉपर्टी हमने देखी। इसके बाद हम देखते हैं इसका मोड, कि अगर मेरे पास x कोई पॉइसन विद सम पैरामीटर लैम्डा को फॉलो कर रहा था, इन दैट केस अगर कोई पूछता है कि भाई इसका मोड बता दो तुम मेरे को कि मोड क्या होता है, तो हमने बाइनोमियल के केस में देखा था, ये भी बाइनोमियल से ही समहाउ बनना है, तो इसको भी उसी फॉर्म में थोड़ा देखते हैं। तो इसके केस में हम बाइनोमियल में क्या निकाल रहे थे, n+1 इंटू पी, ये वाला फैक्टर हम फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, अब इसके केस में हम क्या करेंगे, इसके केस में सिंपली हम लैम्डा को देखेंगे। इफ दिस लैम्डा इज ए इंटीजर नंबर then the x random variable or that distribution will be bimodal। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास जो लैम्डा है अगर ये इंटीजर नंबर आ गया, इन दैट केस ये बाई मॉडल हो जाएगा। अब बाई मॉडल हो गया तो इसके 2 मोड एग्जिस्ट करेंगे। तो पहला मोड तो होगा ये लैम्डा ही, दूसरा मोड होगा लैम्डा -1। ठीक है, और अगर मेरे पास जो लैम्डा था इफ दिस कम आउट टू बी एन फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, तो क्या आ रहा होगा यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आ गया, से दिस विल बी k प्लस सम फ्रैक्शनल नंबर। ओके, इसको अगर मैं डिनोट करता हूँ, इन दैट केस हमारे पास यूनि मॉडल हो जाएगा एंड द मोड विल बी दिस नंबर k, और वी कैन से द इंटीजर पार्ट इन दिस लैम्डा। ओके, ये हमारे पास मोड्स के ऊपर बात थी। तो ये तो होगी जनरल प्रॉपर्टी जो हमें याद रखनी है कि हाँ कि मोड क्या होता है, मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, एमएक्सटी क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगर हम डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स ले लेते हैं एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से या अलग अलग से। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि x मेरे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद सम पैरामीटर लैम्डा 1, ओके, एंड सम y फॉलो कर रहा है मेरे पास पॉइसन विद सम लैम्डा 2। ठीक है, तो अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है, then this implies that x plus y will follow the Poisson distribution with the parameter lambda 1 plus lambda 2। ओके, और जो हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके केस में कन्वर्स ऑल्सो होल्ड ट्रू, कि अगर मेरे पास ये इसको फॉलो कर रहा है तो ये इसको फॉलो करेंगे, और ये इसको फॉलो कर रहा है तो ये इसको फॉलो करेगा। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। ओके, इसके बाद मतलब इसी का कंटिन्यूएशन अगर हमें कुछ ऐसी ऐसी चीजें दे रखी है तो इसको ही अगर मैं देखा चाहूँ, मैंने कहा कि कन्वर्स होल्ड ट्रू, तो इसको अगर दूसरे वर्ड में देखूं तो अगर मैंने बोला कि x1 मेरे पास पॉइसन विद सम लैम्डा 1 को फॉलो कर रहा है एंड दिस x2 फॉलोइंग सम पॉइसन विद लैम्डा 2, और एक और कंडीशन अगर मैं दे देता हूँ कि x1 प्लस x2 दिस फॉलो पॉइसन विद लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो अब कोई पूछे कि यार तुम मेरे को बताओ जो x1 होगा और x2 इनके बीच में क्या कोई रिलेशन होगा, तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा होगा देन दिस इंप्लाइज दैट x and y, or we can say x1 and x2, these are independent। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होगा तब ये फॉलो करेगा, और अगर कुछ ऐसा होगा तो भी वो इंडिपेंडेंसी को फॉलो करेगा। दैट मीन्स कन्वर्स होल्ड ट्रू। ठीक है, अब इससे सिंपल सी बात है, मतलब ये 2-3 बातें मैंने लिखी, इन सब का मीनिंग एक ही निकल रहा है। अब तुम्हें कोई बोल दे कि मेरे पास x1 डिस्ट्रीब्यूशन है जो पॉइसन विद सम लैम्डा 1 को फॉलो कर रहा है, और दूसरा कोई बोल दे कि x1 प्लस x2 मेरे पास पॉइसन विद लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 को फॉलो कर रहा है, और एक और कंडीशन बोल देता हूं मैं कि x1 और x2 हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, 3 कंडीशन दे दी, तो क्या तुम चौथी चीज पूछ लेगा कि x2 का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ कि किसको फॉलो करेगा। तो सिंपल सी बात है, ये सब चीजें एक दूसरे को
वो कर रही है, मतलब कन्वर्ज कर रही है, और वी कैन से इम्प्लाई कर रही है। ठीक है, तो कोई भी तीन चीजें मिलकर चौथी चीज को इम्प्लाई कर ही देगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखी ये तीन चीजें, ये इसको इम्प्लाई कर रही थी, उसके बाद हमने देखा कि कुछ ये चीजें, देन ये इसको इम्प्लाई कर रही थी, फिर यहाँ पे भी तीन चीजें इसको इम्प्लाई कर रही थी, तो यहाँ पे भी तीन चीजें हैं, तो दिस x2 विल फॉलो पॉइजन विद लैम्डा 2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये चीज हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब सिंपल से क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, मतलब DU के एग्जाम में अगर हम बैठे हैं या फिर BHU में बैठे हैं, तो वहां पे जनरली क्वेश्चन दे देता है कि तुम्हें बोल देगा कि P of x इक्वल टू 2 इक्वल टू सम नंबर से 2 P of x इक्वल टू 3 प्लस 7 P of x इक्वल टू 4। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देगा, फिर तुमसे कुछ भी पूछ लेगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x बताओ, तो बस तुम्हें इन सब के लिए वो लिखना है, इनका प्रोबेबिलिटी फंक्शन, चीज़ों को नेग्लेक्ट करते जाना है, और फाइनली लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, तो एक इक्वेशन सफिशिएंट होगी, तो बस लैम्डा को फाइंड आउट करना है, वो इसकी एक्सपेक्टेशन होगी। तो सिंपल से क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन में हमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी, बस प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, किस फॉर्म में डिफाइन हुआ, कहाँ से अराइज हुआ, और इनके बीच में मतलब रिलेशंस, कि अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट या फिर दो कुछ ऐसे, मतलब इस पेज में या फिर इस स्लाइड के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं मैंने, वो सब तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब अगले डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है नेगेटिव बाइनोमियल। ठीक है, तो नेगेटिव बाइनोमियल क्या होता है? ओके, तो जनरली काफी बच्चे इसको स्किप भी कर देते हैं। ठीक है, लाइक मैं ग्रेड में था तो मैं भी नेगेटिव बाइनोमियल को छोड़ देता था, यार छोड़ देता हूँ, इसको समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, मतलब देखो काफी बच्चे समझ भी लेते हैं। ठीक है, मतलब जनरली 20% बच्चे होते हैं जो इसको छोड़ देते हैं, तो इसको थोड़ा सा धीरे से समझते हैं कि है क्या। तो मान लेते हैं कि जैसे पीछे वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई एग्जाम दिया, फेल कर गया, फिर से एग्जाम दिया, फेल कर गया, फिर से एग्जाम दिया, फेल कर गया। तो बस उसी चीज को थोड़ा सा बढ़ा के इसने बोला कि हम लाइफ टाइम में बहुत सारे एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो एक में फेल हो जाओ तो सुसाइड नहीं करना, ठीक है, लेकिन बहुत सारों में हो जाओ तो भी नहीं करना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई एग्जाम दिया, एक एग्जाम कुछ यहाँ पे आके दिया, फिर एक एग्जाम कुछ यहाँ पे आके दिया, एक एग्जाम कुछ यहाँ पे, एंड सो ऑन चलते गए, हम कुछ यहाँ तक एग्जाम दे रहे। ठीक है, अब किसी ने मेरे को आके बोला कि भाई तू मेरे को एक रैंडम वेरिएबल जनरेट कर, एक्स रैंडम वेरिएबल, जो है कि नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर rth सक्सेस। किसी ने मेरे को आके सिंपल सी बात बोली कि भैया एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन करो कि बहुत सारे आपने टेस्ट दिए, उनमें से किसी में आप फेल कर रहे हो, किसी में सक्सेस हो रहे हो, तो मेरे को बताओ कि जो rth सक्सेस होगी उससे पहले अगर मेरे पास x नंबर ऑफ फेलियर है, तो इस जो x है यहाँ पे, जो x मिला मेरे को, इसके बारे में कुछ बताओ। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्स दे रहा हूँ कि मैंने मान लेता हूँ कि फर्स्ट क्लास में कोई एग्जाम दिया, फिर सेकंड में दिया, थर्ड में दिया, एंड सो ऑन, मैं देता आ रहा हूँ, हर ईयर कोई ना कोई पेपर दे रहा हूँ, कभी NSO का दे दिया, कभी कोई भी पेपर दे दिया। ठीक है, कभी मेरे को सक्सेस मिली, कभी फेलियर मिली। ठीक है, लाइक NTSC दिया, फेल हो गया, ओके, NDA दिया, क्वालिफाई कर गया। तो सिमिलरली कुछ ऐसा रहा होगा कि कभी फेल, कभी सक्सेस, कभी फेल, कभी सक्सेस, तो कुछ भी चल रहा होगा। सो बेसिकली यहाँ पे बोला x नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर rth सक्सेस। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं प्लेस फिल करना चाहूँ तो x नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर rth सक्सेस, तो x तो यहाँ पे मेरे पास फेलियर्स होंगी 1 2 एंड सो ऑन, x नंबर ऑफ फेलियर होगी। ठीक है, अगर मैं फेलियर्स को एक साइड लिख लेता हूँ, ठीक है, लाइक हम डेटा सॉर्ट करते हैं, ठीक है, स्टैट्स के सारे बच्चे हैं, डेटा सॉर्टिंग सभी को पता होगा कि अगर मैं नंबर बोल दूं 25 21 15 27 एंड सो ऑन, तो अगर मैं डेटा को सॉर्ट करता हूं तो क्या लिखूंगा 15 21 25 27। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे सक्सेस और फेलियर कुछ इस फॉर्म में होंगी, मैं उसको सॉर्ट कर रहा हूँ कि पहले मैं सारी फेलियर लिख लेता हूँ, फिर मैं सक्सेस लिखूंगा। तो मेरे पास x तो फेलियर होगी यहाँ पे, उसके बाद मैं सक्सेस काउंट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला, rth सक्सेस, तो उसका मतलब r सक्सेस है यहाँ पे, तो पहली सक्सेस, दूसरी सक्सेस एंड सो ऑन rth सक्सेस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, जो भी चीज चल रही होगी, जैसे मेरे को rth सक्सेस मिलेगी मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल x है वो है नंबर ऑफ सक्सेस, बट इट इज डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस, नंबर ऑफ फेलियर जो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेस के ऊपर। ठीक है, कि जैसे मेरे को rh सक्सेस मिली मैं रुक गया,
मैंने देखा कि इस आर एच सक्सेस से पहले मेरे पास एक्स नंबर ऑफ फेलियर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा को सॉर्ट किया। अगर इसको सॉर्ट नहीं करता हूँ तो क्या हो रहा होगा कि कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्लेस होंगे मेरे पास, और जैसे ये वाला मेरे पास आर एच पॉइंट था जहाँ पे मेरे को सक्सेस मिली, तो इससे पहले सक्सेस भी हो सकती थी और फेलियर भी हो सकती थी, सक्सेस भी फेलियर भी, सक्सेस भी फेलियर भी, एंड सो ऑन, सच दैट की नंबर ऑफ सक्सेस यहाँ पे इस केस से पहले मेरे पास नंबर ऑफ सक्सेस होंगी वो कितनी होंगी, R-1। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी कि आर एच सक्सेस से पहले R-1 तो सक्सेस होंगी। सो बेसिकली नंबर ऑफ ट्रायल कैसे हो गए, जैसे मैंने डेटा को सॉर्ट किया वहां से समझ आया कि एक्स तो फेलियर और आर सक्सेस, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हो गए एक्स प्लस आर। ठीक है, अब जो आर एफ पोजिशन पे हमारे पास होगा उसके बारे में हमें पता है कि सक्सेस है, तो इसके बारे में तो फिक्स है, इसकी फाइनल प्रोबेबिलिटी होगी P, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब बात करते हैं इससे पीछे वाले आउटकम्स की, या फिर इससे पीछे जितने भी हमने ट्रायल्स लिए थे उनके बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल बच गए x+r-1। ठीक है, जहाँ पे x फेलियर होंगे, r-1 सक्सेस होंगे। सो इसको थोड़ा सा साफ लिखते हैं कि कुछ ये चला, यहाँ पे मेरे पास फिक्स हो गया कि दिस इज फिक्स नंबर, दैट इज आर एच सक्सेस, जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी P। ओके, इससे पहले मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायल हो गए x+r-1। यहाँ पे मेरे को देखना है कि x+r-1 में से कितने सक्सेस चाहिए, r-1। सो x तो फेलियर हो गए। ओके, सो प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू सम स्मॉल x, दिस विल बी रिटन एज x+r-1 c r-1। इतने ट्रायल्स में से अगर मैं r-1 सक्सेस ले लेता हूँ तो x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x निकल के आ जाएगा। सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ r-1 डॉट q, यहाँ पे क्या बच गया x। ओके, उसके बाद ये वाली चीज भी लेनी पड़ेगी क्योंकि इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, जैसे ही आया होगा तभी तो रुका एक्सपेरिमेंट। सो दिस विल बी लाइक हियर। ओके, तो जैसे इसको सोल्व करते हैं, सो दिस विल बी x+r-1 c r-1 p raised to the power r q raised to the power x। दिस इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब देखते हैं कि हमारे पास जो x होगा वो कहां से कहां तक जा सकता है। ओके, तो हो सकता था मेरे पास x कैन बी इक्वल टू 0। ठीक है, पॉसिबल है कि मेरे पास आर एच सक्सेस थी, मैंने फर्स्ट क्लास में पेपर दिया पास, सेकंड में सक्सेस, थर्ड में फिर से सक्सेस, एंड सो ऑन। आर था मेरे पास की 12 सक्सेस। ठीक है, आर को अगर मैं 12 के ऊपर फिक्स कर देता हूँ तो हो सकता था मैं 12 के 12 में फेल किया ही नहीं कभी, हमेशा पास हो गया। ठीक है, कभी मेरे को ईयर बैग लगाई नहीं। तो इस केस में हमारे पास x इक्वल टू 0 भी हो सकता था। सो 0 से लेके ये रन करेगा। ओके, अब इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हम हर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है, दैट इज मीन, दैट इक्वल टू आर क्यू डिवाइडेड बाई पी। इसको याद रखना है, आर क्यू डिवाइडेड बाई पी। उसके बाद हमें वेरिएंस ऑफ एक्स देखना होता है, दिस इक्वल टू आर क्यू ओवर पी स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है। अब इन दोनों को भी कंपेयर करके देख लेते हैं, लाइक पीछे हम देख चुके हैं। सो यहाँ पे हमारे पास म्यू की वैल्यू जो है वो है आर क्यू डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, सो दिस नंबर विल बी सम नंबर के। ओके, इसको मैं लिखना चाहूँ, सो दिस विल बी आर क्यू डिवाइडेड बाई पी इंटू 1 बाई पी। सो दिस नंबर इज के एज पर दिस थिंग। ओके, सो के इंटू 1 बाई पी, पी इज ए फ्रैक्शनल नंबर। ओके, तो जैसे इसको सोल्व करेंगे कि k इंटू सम फ्रैक्शनल नंबर। ओके, यहाँ पे डिवाइडेड में है फ्रैक्शनल वाला पार्ट, तो क्या होगा, ये पॉइंट में होगा, लाइक k डिवाइडेड बाय सम 0.5 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर k था, इसको मैं 0.5 से डिवाइड भी करता हूँ तो ये k से बड़ा नंबर बन जाएगा। सो दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन k। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके केस में हमारा जो वेरिएंस ऑफ x होता है, दिस थिंग इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ठीक है, तो कहीं पे नोट करके ये चीज लिख लेंगे कि हमने अभी देखा कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस देखे जहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x था, वो था पॉइसन। ठीक है, जहाँ पे हमने देखा कि वेरिएंस ऑफ x इज लेस देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x, वो था हमारे पास बाइनोमियल। और थर्ड पॉइंट हमने देखा कि वेरिएंस ऑफ x इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये केस हमारे पास हो गया नेगेटिव बाइनोमियल।
ठीक है, अब इसके बाद हम एक दो छोटी और बात कर लेते हैं। ठीक है, मतलब फाइनली इसकी प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी होती है, दो चार प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमें याद रखना होता है। अब इसका अगर मैं बीटा वन देखना चाहूँ, ठीक है, कोफिशिएंट्स अगर मैं देखना चाहूँ, तो जो बीटा वन होता है 1 + q⁻² डिवाइडेड बाय r³। ठीक है, याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब नोट करके लिख सकते हो, क्योंकि नेगेटिव बाइनोमियल के बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ी बहुत चीजें हैं जिनको पढ़ना होता है, तो इन चीजों को तुम याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम अगर बीटा टू को देखना चाहें, so beta 2 will be p⁻² plus 3p r plus, देखो मेरे को तो याद है नहीं, r+2 डिवाइडेड बाय r³। ठीक है, इसके बीटा वन और बीटा टू मेरे को याद नहीं है, तो मैंने नोटबुक से देख के लिखा है, तुम याद कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने के लिए नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक फाइनल चीज़ जो हमारे पास बच गई कि हम हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए mxt देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी हम mxt के बारे में बात कर लेते हैं। तो mxt को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम दो अलग पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं, सम 1/q दैट इक्वल टू p। ठीक है, जो हमारे पास p था उसको हमने डिफाइन कर दिया 1/Q एंड अनदर पैरामीटर q इक्वल टू P और Q। ठीक है, तो हमने q और p को डिफाइन किया, जिनके बीच में कुछ ये रिलेशन रहेगा कि दिस q विल बी 1/p। ठीक है, और q की वैल्यू 1/p हो गई, तो p/1/p इक्वल टू q, दैट मीन्स p इक्वल टू q/p। ये दो पैरामीटर्स हमें याद रखने होंगे। इसके बाद जो इसका mxt हम लिखते हैं वो इन कैपिटल Q और कैपिटल P की फॉर्म में याद रखते हैं। सो दिस इक्वल टू q माइनस p e⁻t⁻⁻r। ठीक है, तो नेगेटिव बाइनोमियल में हमें कुछ ये सारी चीजें याद रखनी होंगी। इसका mxt कुछ इस फॉर्म में होता है, जहाँ पे q और p के बीच में कुछ ये रिलेशंस होते हैं। ठीक है, इसका मीन वेरिएंस हमने देखा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन किस फॉर्म में डिफाइन हुआ, किस फॉर्म में डिराइव किया हमने, उसको समझा। उससे पहले हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर देखा था, जहाँ पे देखा था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी देख रखी है। फिर हमने देखा था मीन वगैरह क्या होता है। उससे पहले हमने देखा था कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो इस वाले वीडियो में हमारे ये दो टॉपिक थे जिनको हमने कवर किया। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।